फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हमारी फ्लोटिंग बॉडी उसके बारे में पढ़ा था, ब्योंसी के बारे में पढ़ा था, सेंटर ऑफ ब्योंसी के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक उसी यूनिट से रिलेटेड है हमारा मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट। क्या होता है ये मेटा सेंटर एंड मेटा सेंट्रिक हाइट। देखो भाई क्या होता है ये। देखो भाई क्या होता है मेटा सेंटर मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अपनी कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को अपन ने लिक्विड में डाल दिया, वो पार्सली सबमर्ज्ड है। पार्सली सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, एक तो होती है बॉडी हमारी फुली सबमर्ज्ड। फुली सबमर्ज्ड का मतलब है पूरी पूरी डूबी हुई है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर पूरी की पूरी बॉडी डूबी हुई है। मान लो मैंने कोई पत्थर फेंक दिया तो पूरा अंदर ही चला गया, वो फुली सबमर्ज्ड है। ठीक है। पार्सली सबमर्ज्ड का मतलब क्या है, आधा पार्ट उसका पानी में है, मतलब कुछ भी पोर्शन, थोड़ा पोर्शन उसका पानी में और कुछ पोर्शन पानी के बाहर है। ठीक है। जैसे हमारी नाव हुई, तो नाव जो होती है, नाव का नीचे का हिस्सा, कुछ हिस्सा तो पानी में रहता है, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। हमारा बॉल हुई, बॉल को आप पटकते हो रबर की बॉल को, कुछ पानी में रहती है कुछ ऊपर। तो ये सारे किसके केसेस हैं हमारे, ये केसेस हमारे पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी के। तो लकड़ी का कोई टुकड़ा था, मैंने फेंक दिया, तो आधा डूबा है आधा बाहर है, ये होते हैं हमारे पार्शली सबमर्ज्ड केस। तो पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी है, ये आपकी बॉडी थी, मान लो रेक्टेंगल है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और बॉडी ऐसे बिल्कुल लंबा लॉग है, लकड़ी का कोई गुटका है लंबा सा, जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। उसको मैंने पानी में पटक दिया, तो जैसे ही आप उसको पानी में पटकोगे, ये पानी का लेवल है, इतना डूबा हुआ है, इतना ये हवा में है। जितना डूबा हुआ है इतना पोर्शन डूबा है, जिसको मैंने डैश कर रखा है। तो इस पोर्शन के बिल्कुल सेंटर पर, तो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लकड़ी के टुकड़े की कहीं पर है, मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको मैं थोड़ा यहां दिखा देता हूं, ये है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी हो सकती है भाई, ये शेप मैंने ऐसे दिया। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसकी सीजी तो बिल्कुल लकड़ी के ये पूरा मान लीजिए 2 मीटर का था, तो ऊपर से 1 मीटर पर क्या होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फिक्स रहती है, जहां पर है पॉइंट वो फिक्स रहेगा अपना पॉइंट। और सेंटर ऑफ बयोंसी की बात आती है, तो सेंटर ऑफ बयोंसी कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर बयोंट फोर्स एक्ट करता है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ बयोंसी। और बयोंट फोर्स किसके बराबर होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। तो इतना लिक्विड उसने हटा दिया, तो इस हटाए हुए लिक्विड का सीजी का मतलब सेंटर पॉइंट कहां पर होगा, मान लीजिए ये हाइट 1 मीटर है, तो 1 के आधे पर ही तो होगा, आधे पर। तो यहां पर कौन सा है इसका सेंटर ऑफ बयोंसी, इसको अपन कैपिटल बी से डिनोट करते हैं।
तो सेंटर ऑफ बेयोंसी तो ये रहा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, ये 2 पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, सेंटर ऑफ बेयोंसी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टुकड़े को मैं, पहली बात तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बेयोंसी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या है, लकड़ी के टुकड़े की, ये पानी में हो चाहे बाहर हो हवा में, चाहे कहीं भी डाल दो, चाहे पूरा डूबा हो, तब भी ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स रहेगा ऊपर से 1 मीटर डिस्टेंस पर। वो तो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल फिक्स रहता है। तो सेंटर ऑफ बेयोंसी क्या है, ये चेंज होता रहेगा। कैसे भाई, जितना पानी है, जितने पानी में डूबी हुई है ना, उसका जो सीजी है वही क्या है, सेंटर ऑफ बेयोंसी है। तो इतना डूबा हुआ है 1 मीटर, तो 1 मीटर के हाफ पर रहेगा इसका क्या, सेंटर ऑफ बेयोंसी। मान लीजिए ये थोड़ा सा और डूबा होता, नीचे और दबा देते हैं अपन, तो ये मान लीजिए ये 1.5 मीटर डूबा हुआ है, तो सेंटर ऑफ बेयोंसी कितने पर होगी, 0.75 मीटर पर। ठीक है ना, ये चीज अपनी फिक्स हो गई जी। लेकिन बी जो है, बी फिक्स नहीं है, बी चेंज होता रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर गया तो कम हो गया बी, नीचे गया ज़्यादा हो गया, तो बी चेंज होता रहता है। अभी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है बिफोर टिल्टिंग, हमने इसको टिल्ट नहीं कराया, मतलब हमने इसको इंक्लाइंड नहीं किया, हमने इसको मूव नहीं किया। अगर मैं इस लॉग को मूव करा देता हूं, थोड़ा सा टिल्ट करा देता हूं, मैंने इसको हल्का सा टिल्ट करा दिया, यूं टेढ़ा कर दिया, यहां से मैंने एक फोर्स लगाया, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करते क्या हुआ, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो तो फिक्स रहेगा, चाहे कैसे ही कर दो बॉडी को, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स ही रहेगा, वो पॉइंट तो फिक्स रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका फिक्स है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ बेयोंसी है वो कैसे निकालोगे भाई, अब की बार कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, देखो ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इतना लिक्विड, इतना डूबा हुआ है। तो अगर मैं लिक्विड का अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपको, तो कैसा डायग्राम बनेगा, तो लिक्विड का डायग्राम देखो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये ऐसा, तो ये डायग्राम बना है लिक्विड का। अगर आप इसकी सीजी निकालोगे तो ट्रेपेजोइडल है, यहां पर आई सीजी मान लो इसकी, अपन को नहीं पता, तो ये क्या है इसका, ये इसका सेंटर ऑफ बेयोंसी है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप बॉडी को स्मॉल एंगल से टिल्ट कराते हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ बेयोंसी चेंज हो जाता है। तो सेंटर ऑफ बेयोंसी उसका चेंज हो चुका है। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर ऑफ बेयोंसी से ये वर्टिकल लाइन है भाई, इसको आप सीधी बनाना बिल्कुल, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची यूं सीधी, तो वर्टिकल लाइन और ये जो पुरानी जो लाइन थी कौन सी वाली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बेयोंसी की जो एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस पुराने वाले की, पुराना वाला मान लीजिए, पुराना वाला भी मैं लिख देता हूँ, पुराना वाला तो ये है अपना बी, और ये नया है, नया सेंटर ऑफ बेयोंसी है बी डैश। तो पुराने वाले सेंटर ऑफ बेयोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो एक्सिस है वो, और जो हमारा नया वाला सेंटर ऑफ बेयोंसी है उससे खींची गई वर्टिकल लाइन, वो एक्सिस तो ये थी, और इससे अपन ने एक वर्टिकल लाइन खींची ऐसे बिल्कुल सीधी वर्टिकल, वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं यहां पर, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं मेटा सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना मेटा सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की, ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है भाई, इंक्लाइंड ही तो होगी ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है मतलब GM, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटा सेंटर क्या होता है, ये इमेजिनरी पॉइंट होता है भाई, बॉडी से कहीं ऊपर ही होगा ये, और कौन सा पॉइंट होता है ये, पुराने सेंटर ऑफ बेयोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस, मतलब ये, और नए सेंटर ऑफ बेयोंसी से खींची गई वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पर काटती है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं मेटा सेंटर। मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की इंक्लाइंड डिस्टेंस मेटासेंट्रिक हाइट कहलाती है। अब आप सोचेंगे सर इनका यूज़ क्या है, क्या मतलब है, भाई इनका बहुत बड़ा यूज़ है। क्या यूज़ है, ये यूज़ है जी इनका अगर हमारी बॉडी जो है ना, हमें पता करना है, हमें ये पता करना है कि हमारी नाव जो रहती है, जो शिप है, उसका क्या सीन है। शिप जो होती है वो पानी में थोड़ी डूबी रहेगी, थोड़ा सा ऊपर रहेगा उसका पोर्शन, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो शिप है वो हमारी डूब तो नहीं जाए। अगर कहीं पर किसी चीज़ से टकराई वो, भाई जैसे हमारा टाइटैनिक था, तो जहाज जो टाइटैनिक था वो क्या है, बर्फ आइसबर्ग से टकराया था, आइसबर्ग से टकरा करके वो ऐसे हो गया और फिर वो धीरे धीरे पलट गया, ठीक है। तो मान लो कुछ भी चीज़ से वो टकराती है पानी के अंदर, टकराने कोई चट्टान आ गई उससे टकरा गई वो, तो वो यूँ टिल्ट हुई हल्की सी ऐसे, तो टिल्ट होने के बाद में वो गिर जाएगी, मतलब वो ओवरटर्न हो जाएगी, या फिर से टिल्ट होने के बाद उसी पोजीशन में आएगी। मान लो पहले ऐसी थी हॉरिजॉन्टल, और जैसे ही किसी से टकराई तो वो टिल्ट हो गई, इतनी ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। इस तरह से टिल्ट हो गई वो, टिल्ट होने के बाद में वो कुछ देर बाद फिर से उसी पोजीशन में आती है, या फिर वो ओवरटर्न हो जाएगी। तो अपन को यही चीज़ अपन को देखनी है, तो अपन को ये चीज़ कौन बताता है, ये बताता है अपन को मेटा सेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट पर डिपेंड करता है कि वो जो बॉडी है फिर से उसी पोजीशन में आएगी। तो ये बहुत बड़ा इसका यूज़ हो गया
अपन को मेटासेंट्रिक हाइट अगर पता है तो अपन तुरंत बता देंगे कि भाई ये मुड़ेगी या फिर नहीं मुड़ेगी, वापस उसी पोजीशन में आएगी या नहीं आएगी। तो ये इसका यूज होता है कि जो अपनी फ्लोटिंग बॉडी होती है पार्शली सबमर्ज्ड, एक तो बॉडी होती है फुली सबमर्ज्ड, फुली का मतलब मैंने आपको बताया जो पूरी तरह से डूबी हुई है, और एक होती है पार्शली सबमर्ज्ड। पार्शली सबमर्ज्ड मतलब ये आधी डूबी हुई, थोड़ी बहुत डूबी हुई है। तो पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी की अगर हमको स्टेबिलिटी पता करनी है, स्टेबिलिटी का मतलब वो फिर से उसी पोजीशन में आएगी या नहीं, तो कौन बताएगा हमको? मेटासेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट, ये इसके यूज होते हैं। कैसे पता करेंगे हम, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा फर्दर। तो पहले अपन मेटासेंटर को बारे में लिखते हैं, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे स्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम इन सब चीज़ों की। चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अपनी कोई भी बॉडी है वो डूबी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। तो पूरी तरह से डूबी हुई है तो उस बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर पर रहेगा यहाँ पे, और सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे रहेगा। हो सकता है सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर हो, मैं तो आपको रेक्टेंगल को दिखा रहा हूँ। हो सकता है बॉडी कैसी हो, ऐसी हो, रेक्टेंगल ना हो करके, मतलब ऊपर तो वजन ज़्यादा है नीचे कम है। ऊपर ज़्यादा वजन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, बायोंसी नीचे होगा। हो सकता है बॉडी ऐसे हो, नीचे वजन ज़्यादा है ऊपर कम है, तो सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, कुछ भी हो सकता है इनमें से। मैं तो आपको ये वाला केस बता रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग जी और बी की पोजीशन पर ही अपना डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। तो ये तो कौन से केस हैं? जब पूरी की तरह से डूबी हुई है, फुली सबमर्ज्ड। जब पार्शली सबमर्ज्ड, तो फुली सबमर्ज्ड बॉडी में तो हम केवल इनकी पोजीशन के आधार पे, जी और बी की पोजीशन के आधार पर बता देंगे कि वो स्टेबल है या नहीं। स्टेबल का मतलब टिल्ट होने के बाद में फिर से उसी अवस्था में आ जाएगी या नहीं। कैसे बताओगे? देखो, ग्रेविटी कहाँ लगता है? नीचे। बायोंट फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर। मतलब ये तो लगेगा नीचे, ये लगेगा, सॉरी ये लगेगा नीचे और ये लगेगा ऊपर। अगर ये वाली कंडीशन है और बॉडी को मैंने ऐसे टिल्ट करा दिया तो बताओ क्या होगा? ये तो इधर आ जाएगा तो जी, और इधर आ जाएगा बी। जी लगता है नीचे, बी लगता है ऊपर। तो जैसे अगर ये वाली पोजीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे है, और आपने अगर बॉडी को यूं टिल्ट करा दिया तो जी उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। और जी तो नीचे ही लगता है, बी ऊपर लगता है। इसका मतलब देखो कौन सा मोमेंट आया, ये वाला मोमेंट। देखो आप, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट आ गया। ये मोमेंट आते इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी घूम गई। घूम गई मतलब आपने जैसे टर्न कराई थी वैसे ओवर टर्न हो जाएगी, पलट जाएगी। इस वाली कंडीशन में देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जी नीचे लगता है हमेशा, बी ऊपर लगता है। इस पोजीशन में अगर आप बॉडी को यूं घुमाते हो तो इस तरह से बैठता है सीन। क्या बैठता है? ये तो हमारा बी उधर हो जाएगा, जी इधर हो जाएगा, एक लाइन पे नहीं रहेंगे। तो बी तो लगता है भैया ऊपर और जी लगता है नीचे। तो आपने जैसे यूं घुमाया बॉडी को, तो बॉडी में देखो इस बार मूवमेंट कैसे हैं, ये डायरेक्शन देखो ऐसे, तो इस बार मूवमेंट कैसे आ रहे हैं, ऐसे। तो मतलब आपने बॉडी को तो घुमाया यूं, मूवमेंट आ गया ऐसे, इसका मतलब फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो मतलब कहने का मेरा इतना सा है, आपको पता चल गया जब बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, पनडुब्बी की बात कर रहे हैं अपन, जो पानी के अंदर चलती है। तो पनडुब्बी वाले केस में अपन को अगर पता करना है कि पनडुब्बी अगर थोड़ी सी मुड़ गई तो वापस उस पोजीशन में आएगी या नहीं, तो कौन बताएगा हमको? बी और जी की रिलेटिव पोजीशन। अगर जी ऊपर है, बी नीचे है, अगर जी ऊपर है और बी नीचे है, तब तो वो पलटेगी, मुड़ते ही पलट जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी। अगर बी ऊपर जी नीचे तो फिर बच जाएगी। ये अपनी स्टेबिलिटी होती है। इसके बारे में आपको और पनडुब्बी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। जब अपन स्टेबिलिटी अभी हम देखेंगे तब बताऊंगा आपको। बहुत पनडुब्बी के बारे में आपको और कुछ जानने को मिलेगा प्रैक्टिकली। तो ये अपनी किसकी बात थी? फुली सबमर्ज्ड। और अगर अपन बात करते हैं ना पार्शली सबमर्ज्ड, मतलब ऐसी बॉडी की जो आधी हवा में आधी पानी में है, तो उनकी स्टेबिलिटी को आप बी और जी के द्वारा नहीं बता सकते कि बी ऊपर है जी नीचे है। तो अगर बी ऊपर है जी नीचे है तो ये बच जाएगी, स्टेबल है, नहीं। यहां पर बी ऊपर है जी नीचे, तब भी वो पलट जाएगी। तो यहां पर किस चीज पर डिपेंड करता है? यहां बी और जी पर डिपेंड नहीं करता, यहां डिपेंड करता है जी और एम पर। मतलब इसलिए यहां पर एम का यूज होता है। तो एम का यूज कहां पर होता है? एम का यूज होता है पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करने में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम, आपने ये तो बता दिया हमको, ये तो समझ में आ गया फुली सबमर्ज्ड का, पार्शली वाले का हम कैसे पता करेंगे? जो आपने बताया वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। अभी तो आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है। तो पहले अपन इनके बारे में लिख लेते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में लिख लेते हैं।
पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी को स्मॉल एंगल से टिल्ट करने पर उसका सेंटर ऑफ बायोंसी चेंज हो जाता है। टिल्ट करोगे तो सेंटर ऑफ बायोंसी चेंज हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, पुराने, भाई सेंटर ऑफ बायोंसी को मैं सी भी लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ बायोंसी व सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस और नए सेंटर ऑफ बायोंसी मतलब बी डैश से खींची गई वर्टिकल लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। इस पॉइंट को मेटा सेंटर कहा जाता है। ठीक है, यह एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। तो इस तरह से ये अपन ने मेटा सेंटर के बारे में बताया है। अब अपन लिखते हैं किसके बारे में, मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में। तो आप ऐसा करो, इसको उतार लो, मैं इसको मिटा करके लिख पाऊंगा क्योंकि इसके थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। मैं इसे मिटाता हूं भाई। अब अपन लिखते हैं आगे बॉडी के सीजी व मेटा सेंटर कैपिटल एम के बीच की इंक्लाइंड डिस्टेंस को मेटासेंट्रिक हाइट कहा जाता है। ठीक है भाई, तो मेटासेंट्रिक हाइट को अपन कैसे डिनोट करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट GM इसको बोलते हैं। तो मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। GM बराबर आपको ये GM निकालना है। कैसे निकालोगे, इस BM में से अगर मैं BG घटा दूं, BM माइनस BG, तो क्या आ गया मेरा GM। देखो एक सेकेंड, यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो अपना अपन को GM है वो GM ही क्या है हमारा, G से लेके M तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। GM कैसे निकालेंगे अपन, BM में से BG को घटा दें। भाई B अपन ज्ञात कर सकते हैं इजीली, G को भी ज्ञात कर सकते हैं अपन इजीली। जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, मान लो इसकी हाइट 2 मीटर है, 2 में से हाफ पर तो G रहेगा, तो 1 मीटर G हो गया। और ये रहेगा अपना क्या, ये 1 मीटर के आधे मीटर पर रहेगा B। ठीक है,
तो ऊपर से देखा जाए तो 1.5 मीटर पर तो ये है बी और 1 मीटर पर जी है, और 1.5 में से 1 घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। कुल मिला के मेरा मतलब है कि बीजी जो डिस्टेंस है इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बीजी तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकली बीएम को कैलकुलेट करते हैं आई अपॉन वी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में वॉल्यूम। तो अब आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब यहाँ पर किस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी प्लेन एट वाटर लेवल। इस लाइन का मतलब समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। देखो भाई, हमारी मान लीजिए कोई भी बॉडी है, नाव ही मान लीजिए, तो नाव जो है हमारी इस तरह से वो ऐसे है, ठीक है, ऊपर हमारे कुछ भी, तो नाव का देखो यहाँ पर नाव की जो हमारा बॉडी है नाव इस तरह से ये पूरा ठोस है, ये हमारा वाटर लेवल है, इतनी डूबी हुई है पानी में। तो इस लेवल पर, पानी के लेवल पर अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो जो नाव का सेक्शन दिख रहा है मेरे को, मान लीजिए ये दिख रहा है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ नाव का सेक्शन, अगर देखो टॉप इस वाले लेवल का मैं सेक्शन देखता हूँ ना ऊपर से नाव का, तो ये दिखेगा बड़ा सेक्शन। इससे थोड़ा सा नीचे आऊँगा यहाँ पे, तो सेक्शन कैसा दिखेगा मेरे को, ऊपर से देखने पर थोड़ा छोटा, और नीचे आऊँगा छोटा। इस वाले लेवल पर मेरे को सेक्शन ये दिखा है, ठीक है। तो ये जो पानी के लेवल पर जो सेक्शन है बॉडी का, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे अपन, वो है आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी प्लेन एट वाटर लेवल, वाटर लेवल पर जो बॉडी प्लेन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है हमारा आई, और जितना ये वॉल्यूम है पानी का वो हमारा बी है, माइनस बी जी अपना होता है। इस तरह से अपन मैथमेटिकली मेटा सेंटर की हाइट को अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया किसका यूज क्या है मेटा सेंटर की हाइट का, तो वो लिखता हूं मैं आपको। मेटा सेंटर का यूज पार्शली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी के पार्शली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करने में किया जाता है। कैसी बॉडी की? पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करने में। फुली सबमर्ज्ड की नहीं, फुली सबमर्ज्ड की तो आप बी और जी से ही याद कर लोगे, पार्शली सबमर्ज्ड के लिए। तो ये होता है हमारा मेटा सेंटर। मेटा सेंटर का यूज क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, ये अब कंप्लीट हो चुका है टॉपिक अपना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं भाई। अब अपन देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ बॉडी। बॉडी की इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी होती है? जो अपन बात करें ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और कौन सा था तीसरा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीनों चीज अपन अब देखते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं हल्का सा, यहां से आप समझेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है।
कि ये वाली कंडीशन में जी ऊपर होगा, बी नीचे होगा, इसमें बी ऊपर होगा, जी नीचे होगा, इसमें दोनों के दोनों एक ही जगह होंगे। ये वाली कंडीशन देख के चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको यूं थोड़ा सा टिल्ट कराया, टिल्ट कराते ही क्या हुआ कि ये जो है मेरा जी, ये तो हो जाएगा नीचे ही काम करता है जी तो, और ये काम करता है मेरा कहाँ पे, ऊपर करता है हमेशा बी। टिल्ट जैसे ही कराया, ये तो पहले भी नीचे काम कर रहा था, ये ऊपर काम कर रहा था। टिल्ट कराते ही ये पॉइंट इधर पहुंच गया, ये पॉइंट इधर आ गया। अब आप देखो कैसा मूवमेंट हो रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट कैसा है, ऐसा। कैसा मूवमेंट हो गया, ये ऐसा। तो ऐसे ही मैं इसको मोड़ रहा था, ऐसा ही मूवमेंट डेवलप हो गया। ये कौन सा मूवमेंट है, ये है मेरा ओवर टर्निंग मूवमेंट। तो जब अपन बॉडी को स्मॉल एंगल से टिल्ट कराते हैं और अगर उसमें ओवर टर्निंग मूवमेंट उत्पन्न होता है तो बॉडी पुरानी कंडीशन में नहीं आती, वो ओवर टर्न हो जाती है, वो पलट जाती है। तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम है क्या कहलाता है हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल नहीं है, कैसा है, अनस्टेबल। बॉडी कैसी है, अनस्टेबल है। अब बात करते हैं दूसरी ये वाली। तो अगर इसमें बी ऊपर जी नीचे है तो बी तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है, जी हमेशा नीचे। जैसे ही आप इसको टिल्ट कराओगे तो ये बी तो पहुंच गया यहाँ पे और ये हमेशा ऊपर लगता था, जी पहुंच गया यहाँ पे, ये नीचे लगता था। आप बॉडी को ऐसे टिल्ट कराओगे तो मोमेंट कैसा आ रहा है, देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। इस वाली कंडीशन में ऐसा मोमेंट आ गया। तो आप बॉडी को यूं पलट रहे हो और मोमेंट आ गया उल्टा। उल्टा मतलब रेजिस्टिंग। रेजिस्टिंग का मतलब क्या है, रीस्टोरिंग। वो फिर से उसी कंडीशन में लेके जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टिंग मोमेंट उत्पन्न होता है। तो अगर बॉडी को टिल्ट कराने पर अगर उसमें रेजिस्टिंग मोमेंट उत्पन्न होता है तो बॉडी फिर से उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में वह पहले थी। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी की इस अवस्था को क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्लियर है भाई, स्टेबल क्या। अब बात आती है ये वाली, इसमें क्या है, दोनों पॉइंट हमारे बी लग रहा है, एक ही पॉइंट पर है, बी ऊपर जी नीचे। चाहे आप इसको यूं कर दो कैसे कर दो, ये फिक्स रहेंगे, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने बॉडी को मोड़ दिया ना तो ऐसी रहेगी, ऐसे टिल्ट रहेगी, ना तो पलटेगी ना वापस जाएगी। तो ऐसी कंडीशन ना तो ओवरटर्निंग उत्पन्न होता और ना ही हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट। तो ना तो बॉडी पलटती है ना ही पुरानी अवस्था में आती है। तो इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को ऐसे कर दिया ना पानी के अंदर तो यूं की यूं है, और कर दिया तो यूं है, मतलब ना तो पलट रही है ना ही वो उस कंडीशन आ जाती है। ये होता है हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम, ये होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो ये सिंपल कंडीशन थी बॉडी की। अब ये तो मैंने आपको फुली सबमर्ज्ड का बताया है, ठीक है। अगर पार्सली होता तो क्या होता, तो भी अपन इक्विलिब्रियम तो यही होता है। अगर पार्सली है मतलब आधा ऊपर है और अगर उसमें रीस्टोरिंग डेवलप हो रहा है तब तो कौन सा होगा हमारा, रीस्टोरिंग या रेस्टिंग मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ओवरटर्निंग हो रहा है तो अनस्टेबल, और दोनों में से कोई सा भी नहीं हो रहा तो कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेम कंडीशन है। तो पहले तो अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं, फिर अपन पार्सली और फुली सबमर्ज्ड बॉडी की देखेंगे, स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, वो अपन फर्दर देखेंगे। एक मैं बताता, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो यूँ करो, ये बॉडी अगर यूँ टिल्ट हुई तो ये ऐसे डेवलप हो गया रिस्टोरिंग। अगर हम बॉडी को ऐसे टिल्ट करा दे तो क्या होगा, तो भी स्टेबल है क्या ये? अरे भैया बिल्कुल स्टेबल है। देखो कैसे, मैं केवल यही वाली कंडीशन बताता हूँ आपको। इस वाले केस में क्या होता है कि अगर मैं बॉडी को क्या करता हूँ, अगर मैं बॉडी को इस तरह से मूव कराता हूँ, ये बॉडी है, इसको अगर मैं किस तरह से मूव करा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ इस वाले कंडीशन में, ये जो मेरा सेंटर ऑफ बेयोंसी है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो सेंटर ऑफ बेयोंसी है वो तो हमेशा ऊपर काम करेगा और ग्रेविटी नीचे काम करेगा। इस बार कैसे टिल्ट कराया है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो मोमेंट है वो मेरा किस तरह से डेवलप होगा, अब की बार आपने जब इसको ऐसे टिल्ट करा दिया तो मोमेंट मेरा डेवलप हो गया ऐसे। बात क्लियर है? तो जब आप इसको यूं मोड़ रहे हो तो रिस्टोरिंग मोमेंट ऐसे हो गया। कुल मिला के बात यह है कि आप इसको जिस डायरेक्शन में टिल्ट करोगे, अगर बी ऊपर है जी नीचे है, तो उसी डायरेक्शन में जो हमारा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेस्टिंग मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? मतलब क्या है इसका, अगर हम यूं मोड़ रहे थे तो ऐसे रोकने वाला मोमेंट आ जाएगा, अगर हम यूं मोड़ रहे हैं तो ऐसे रोकने वाला मोमेंट आ जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट इसका। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हमारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात क्लियर है? तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं।
इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो अपन लिख रहे थे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। बॉडी को टिल्ट करने पर अगर उसमें रेजिस्टिंग मोमेंट उत्पन्न होता है तो वह बॉडी उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में वह पहले थी। ठीक है भाई। तो अगर आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट कराया है और उसमें रेस्टिंग मोमेंट उत्पन्न हुआ है तो उसी अवस्था में आ जाएगी जिसमें वो पहले थी। इसे बॉडी का स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? देखो भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब अपन बॉडी को टिल्ट करा रहे हैं और उसमें रेजिस्टिंग मोमेंट उत्पन्न ना होकर कौन सा मोमेंट उत्पन्न हो गया? ओवरटर्न। तो बॉडी उसी अवस्था में नहीं आ पाती, बॉडी पलट जाती है। पलट जाएगी तो कौन सा है वो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लिखते हैं अपन, बॉडी को टिल्ट कराने पर अगर उसमें ओवरटर्निंग मोमेंट उत्पन्न होता है तो वह बॉडी पलट जाती है, मतलब ओवरटर्न हो जाती है, पलट जाती है। इसे बॉडी का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो स्टेबल अनस्टेबल दोनों क्लियर हो गए। तीसरा हमारा कौन सा है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है? जो मैंने आपको बताया था बी और जी वाला केस, अगर हमने बॉडी को टिल्ट कराया और ना तो बॉडी हमारी ओवरटर्न हो रही, ना तो मतलब उसमें ओवरटर्निंग मोमेंट उत्पन्न हो रहा, ना ही रेजिस्टिंग मोमेंट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ना तो बॉडी पुरानी अवस्था में आती है और ना ही पलटती है। तो बॉडी के इस इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रल है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लिखते हैं अपन, बॉडी को टिल्ट कराने पर अगर उसमें रेजिस्टिंग व ओवरटर्निंग दोनों ही मोमेंट उत्पन्न
नहीं होते तो बॉडी ना ही बॉडी ना तो पुरानी अवस्था में आती है और ना ही पलटती है। इसे बॉडी का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये होता है बॉडी का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे तीनों के तीनों मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब देखिए, अब आपका केवल 2 टॉपिक रह गए इस यूनिट के अंदर। एक तो हमारा जो फुली सबमर्ज्ड बॉडी, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, BG के हिसाब से जो हम देखते हैं, फुली सबमर्ज्ड तो पलटेगी नहीं पलटेगी, वो उनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। दूसरा हम पार्शली की, फुली की तो मैं बता चुका हूँ, पार्शली वाली ये 2 टॉपिक बचे हैं, तो वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिससे कि टाइम दोनों का लगभग बराबर है। नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर 10-20 मिनट का रहेगा, तो फिर आप उसके अंदर कोलैप्स हो जाएगी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि फिर जो अपना नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी अपनी यूनिट नंबर 4 फ्लूइड काइनेमेटिक्स, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए, बाकी जो अपने 2 टॉपिक है उसको करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।